हाय गाइस, दिस इज योर फ्रेंड सागर एंड वेलकम बैक टू वन यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट। सो जिस तरह से वीकली मॉक टेस्ट जो है वो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है और सैटरडे की अगर बात की जाए तो सैटरडे को स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और संडे को जो है वो मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। हालांकि मंडे को जो है वो कंबाइंड रिजल्ट दिखा दिया जाता है। इस संडे की अगर बात की जाए तो मॉक टेस्ट फिफ्थ जो है वो कंडक्ट किया गया था। जिस तरह से मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि हर एक मॉक टेस्ट के बाद जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो है, माफ कीजिए, पूरा का पूरा पेपर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और हर एक पेपर के पॉइंट को जो है सॉल्व करके डिस्कस करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इस बार का जो वीडियो में रहेगा वो रहेगा मॉक टेस्ट फिफ्थ का पूरा पेपर जो कि कंडक्ट किया गया था जॉब्स अपडेट पॉइंट और प्रिपेयर फॉर जॉब्स के द्वारा। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा सिर्फ जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही ये पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया था और इसमें कुल मिला के 80 मिनट दिए गए थे और 80 क्वेश्चन थे जो एज पर द सिलेबस एंड शेड्यूल्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और यहाँ पे आज जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा मॉक टेस्ट फिफ्थ का जो पेपर है आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो डायरेक्टली वीडियो लंबी नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। बिकॉज इस बार भी जो है काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने मैथमेटिक्स सेक्शन को जो है वो छोड़ा है, काफी ज्यादा ने इग्नोर किया है, कुछ ने ट्राई भी किया है बट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत निकले हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। हालांकि मेन फोकस जो है मेरा मैथमेटिक्स के ऊपर रहेगा, बाकी क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा क्योंकि आंसर की ऑलरेडी इशू कर दी है और यहीं पे आंसर की के अकॉर्डिंगली ही जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर से था। द हिल स्टेशन ऑफ गुलमार्ग इन द इंडियन स्टेट ऑफ यूनियन जम्मू कश्मीर लाइज ऑन डैश रेंजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, स्टेट नहीं था, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी लिखना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिल स्टेशन जो कि गुलमार्ग है जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का कहाँ किस रेंजेस में जो है लाई करता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो था वो था पीर पंजाल रेंजेस, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए, a town called as Meadows of Flower, a hill station and a notified area committee in Dash district in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मेलोडी ऑफ माफ कीजिए मेडो ऑफ फ्लावर्स जो टाउन है जिसको गुलमार्ग कहा जाता है, ये एक हिल स्टेशन भी है और काफी ज्यादा जो है फेमस एरिया भी है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो है वो लाई करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा काफी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है पेपर के बाद मुझे मैसेज कर रहे थे, आंसर की के बाद भी मैसेज कर रहे थे कि सर इसका करेक्ट आंसर जो है वो गुलमार्ग होना था, आपने ऑप्शन में नहीं डाला है। देखिए गुलमार्ग जो है वो एक टाउन है जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर आता है और यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पूछी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए, हालांकि मैं सेकंड क्वेश्चन में एक बार फिर से रुकना चाहूंगा। देखिए गुलमार्ग डिस्ट्रिक्ट से जो है एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है गोल्फ स्टेडियम को लेकर। तो इस चीज पे भी जो है ध्यान रखिएगा कि गोल्फ स्टेडियम से भी जो है क्वेश्चन आपको गुलमार्ग से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए, डैश टाउन इज सिचुएटेड इन द center between Srinagar and Baramulla and is surrounded by the villages like Palhan, Nihalpura, Hanjiwera, जंगाम, शेरपुरा, सोनियम एंड याल। तो इसमें जो है बताना था कौन सा टाउन है जो श्रीनगर और बारामूला के बीच में आता है, लाइक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो पटन था, क्योंकि द्रास जो है नहीं आता है, पटन जो है वो आता है, उधमपुर जो है वो नहीं आता और लालपुरा भी जो है वो नहीं करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे, फ्रॉम फॉर हाउ मेनी डेज कारगिल वार वाज फाउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कारगिल वार जो है वो कितने दिनों लड़ी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखिए कुछ जगह पे इसका करेक्ट आंसर 83 डेज बताया गया था, कुछ में 85 बताया जाता है और बट एज पर हमारे अकॉर्डिंगली जो है 85 डेज था। इसमें काफी ज्यादा कैंडिडेट स्किल्स भी यूज करते हैं, ट्रिक लगाते हैं 2 मंथ 2 महीने 2 वीक और 2 डेज का। तो इसको करेक्टली जो है आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इस वीडियो के चलते चलते ही कि जो पेपर होता है जो हम लोग नहीं सेट कर रहे हैं, जो पेपर जो है हर बार जो है हम चेंज करते हैं। कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा जो है पेपर बनाया जाता है। इस बार का जो पेपर था उसमें मैंने बिल्कुल भी जो है क्वेश्चन नहीं डाले हैं। इस बार का जो पेपर था जो किसी और कैंडिडेट द्वारा, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसके द्वारा डाला गया था। हालांकि मेन इसके पीछे का रीजन ये रहता है कि डिफरेंट माइंड के स्किल्स जब आप लोगों के सामने आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि स्ट्रेटजी क्या। बिकॉज जितने ने क्वालिफाई कर रहा है तो उन लोगों की ऑब्वियसली प्रैक्टिस और मेहनत जो है उस समय के स्किल्स जो उन्होंने यूज किए हैं वो यहाँ पे इस पेपर में वो डालते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को जब डिफरेंट सक्सेस पीपल्स के जो है स्किल्स मिलते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जो आने वाले टाइम पे जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बात करेंगे। काराकोरम पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो है हो रहा था और क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। काराकोरम पास जो है वो हाईएस्ट पास है एंशियंट कैरावन रूट का, जो कि बिटवीन किसके बिटवीन लाई करता है, ले और यारकंड के बीच जो है ये लाई करता है। इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो है काफी ज्यादा कैंडिडेट मेरे को पता है पूछेंगे कि सर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अब लद्दाख जो है वो पार्ट नहीं है, तो क्या हमें वो क्वेश्चन याद रखना है या नहीं रखना है। देखिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की अगर बात की जाए तो लद्दाख जो है एक पार्ट रहा था जम्मू कश्मीर स्टेट का, तो ऑब्वियसली इस चीज को जो है आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो ट्रांस हिमालयन रिवर कुल मिला के 3 है, वो देख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलुज भी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन सी जो है सतलुज जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, द पेनिसुलर रिवर विच डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी आर। तो पेनिसुलर रिवर जो कि अरेबियन सी को ज्वाइन नहीं करते वो कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, गोदावरी और कृष्णा जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं अरेबियन सी को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाएगी यहाँ पे, व्हेन डिड द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल। तो जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज का बिल था जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, वो 2020 में जो है वो यूनियन कैबिनेट द्वारा जो है अप्रूव किया गया है यूटी बनने के बाद। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए इन क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी चलेंगे, डायरेक्टली मैथ पे जो है काफी ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है और सेक्शन है जो कि काफी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कुल मिला के जो है वो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, every district in Jammu and Kashmir will be divided into dash territorial constituencies which will be elect members to DDC। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे वो जम्मू कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो बनाई गई थी, कुल मिला के 14 बनाई गई थी हर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जो है 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में रहेंगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एस्टैब्लिश, यानी कि जेके बोस कहिए या जेके बोर्ड कहिए, इसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 28 अगस्त 1975 रहेगा। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग वाज। तो लास्ट रेजिडेंट क्या था डोगरा किंग का, तो वो था अमर महल पैलेस जो कि जम्मू में है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, बलिदान स्तंभ वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो बलिदान स्तंभ था जो वो कौन से ईयर में उसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी, तो 2008 में जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, विच टेंपल इज आल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर इन जम्मू सिटी। जम्मू सिटी में रुपये वाला मंदिर है, इस टेंपल को कहा जाता है। तो किस टेंपल को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पंचवदकर टेंपल जो कि ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, द अमरनाथ यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अमरनाथ यात्रा जो है वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इन दोनों की जो है कोलैबोरेशन से ही की जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहता है। अगर इसकी जगह श्राइन बोर्ड माफ कीजिए, इसकी जगह माता वैष्णो देवी कटरा पूछा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर रहना था जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट और साथ ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, विच इज द गेटवे ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ डाचीगाम। तो डाचीगाम नेशनल पार्क के जो है वो गेटवे कौन सा है फेमस, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हार्वन गार्डन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिनोट एनिमल स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। तो ये क्वेश्चन जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का सिलेबस में जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फ्लोरा एंड फाउना से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जब एनिमल्स और बर्ड्स की पूछी जाएगी स्पीसीज तो आप आंखें बंद करके जो है फ्लोरा एंड फाउना पे क्लिक कर लीजिएगा, बट जब सिर्फ एनिमल्स की पूछी जाए तो आपको जो है फाउना पे क्लिक करना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रॉयल बंगाल टाइगर फाउंड। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं भैया, जो छोटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर जो है वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, घृशाम इज द नेम ऑफ विच लोकल सीजन। तो घृशाम जो है वो किस लोकल सीजन का जो है वो नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा समर सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इज नोन एज। तो विंड हवाएं जो हैं जो सी से लैंड की तरफ जो है ब्लो करती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जा उन विंड्स को क्या कहा जाता है, उन विंड्स को कहा जाता है साउथ वेस्ट विंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएंगे, फिलहाल जिस तरह जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सेट किया गया पेपर है, सिलेबस है जेकेएसएसबी का जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस एंड स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। पुराने एस्पिरेंट्स और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे जानते हैं जिस तरह से मैं पेपर सेट करता हूँ, और यहाँ पे जो है नए अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि हर एक सेक्शन में जो है 20-20 नंबर के क्वेश्चन जो है एज पर सिलेबस रहते हैं और मॉक टेस्ट भी जो है एज पर सिलेबस क्राइटेरिया से ही रहता है। तो सेकंड सेक्शन है हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ रहेगा, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द कंसेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क अराइव्स। तो न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की कभी भी कंसेप्ट सुनने हैं तो चुप करके 5th जनरेशन पे क्लिक कर दें, क्योंकि ये सभी के सभी कंसेप्ट जो हैं वो 5th जनरेशन में आए हैं और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द ऑल ह्यूमन बींग्स। देखिए वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमें सिर्फ
अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक लैंग्वेज समझ आती है, और कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक लैंग्वेज जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, देयर आर डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो कुल मिला के 10 तरह के जो है कंप्यूटर वायरस आज की डेट तक जो है डिस्कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस। तो इनमें से चारों में से कौन सा जो है वायरस नहीं है। बूट सेक्टर वायरस होता है, पॉलीमॉर्फिक भी जो है वायरस होता है, मल्टीपैराटाइड जो है एक क्लास है वायरस की, ऑब्वियस है ये भी वायरस होता है। ट्रोजन जो है वो एक सिंगल वायरस नहीं कह सकते, वायरस कह सकते हैं, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स जो है वो वायरस है, यानी कि ट्रोजन जो है वायरस नहीं, ट्रोजन हॉर्स वायरस है। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाएगी, नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स वर्क एज। तो नेटवर्किंग से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि नेटवर्क लेयर जो है ओएसआई मॉडल, अगर किसी ने पढ़ा होगा, कोई एमसीए स्टूडेंट हो या फिर बीसीए स्टूडेंट हो तो उसको पता होगा ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई मॉडल में 7 से 8 लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे कुछ तरह की एप्लीकेशंस लेयर रहती हैं, नेटवर्क लेयर रहती है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क एज अ, तो ये क्या वर्क करता है, एज अ पैकेट फिल्टर का जो है वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी पार्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्ट हाउ प्रिविलेजेस आर इनिशिएटेड व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी जो है वो किस चीज को रोकथाम करती है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है किस तरह से करती है पूछा गया है इन 4 में से। तो फेल सेफ डिफॉल्ट के थ्रू जो है वो किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, दिस एंटीवायरस डज नॉट यूज अ लॉट ऑफ स्पेस। तो 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा एंटीवायरस है जो ज्यादा स्पेस नहीं यूज करता। तो माइक्रोसॉफ्ट एसेंशियल्स जो रहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ रहता है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी का है, ये सबसे कम जो है स्पेस आपके सिस्टम में यूज करेगा एंटीवायरस। तो ऑप्शन 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फॉर्म। देखिए एमएस ऑफिस के अंदर जो है सब उसके पार्ट्स रहते हैं, एमएस वर्ड रहता है, एमएस एक्सेल रहता है, एमएस एक्सेस रहता है, एमएस पावर पॉइंट रहता है। बट एमएस एक्सेल की बात की जाए तो वहां पे जो है कोई भी बॉर्डर जो है पेज बॉर्डर नहीं सेट किया जाता। हालांकि अगर कंपेयर करते हैं आप इसको एमएस वर्ड के साथ, तो एमएस वर्ड के साथ जो है बॉर्डर रहता है, लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट का बॉर्डर रहता है, हेडर फुटर का बॉर्डर रहता है। तो हर तरह के बॉर्डर जो है पेज बॉर्डर वहां पे रहते हैं। बट एक्सेल की बात की जाए तो यहाँ पे कोई पेज बॉर्डर नहीं रहता। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी ऑप्शन रहेगा, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद अनदर इन स्ट्रीट। तो रिप्लेस और डेटा, रिप्लेस करने का डेटा जो है इसकी शॉर्टकट की क्या रहती है, ये रहती है कंट्रोल+H, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाएगी, मेल मर्ज से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है स्टेप क्या रहते हैं मेल मर्ज करने के लिए। तो ऑप्शन सी पे आप देख सकते हैं, टूल्स में जाकर जो है लेटर्स एंड मेलिंग में जाके जो है आप मेल मर्ज कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पेपर्स में देखा गया है मेल मर्ज से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस वर्ड 2003। मेरे ग्रुप के काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन था कि 150 जो है वो मैक्सिमम साइज रहता है, बट एमएस वर्ड 2003 की बात की जाए तो 500 जो है वो मैक्सिमम साइज रहता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाएगी, यहाँ पे द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो उस टर्म को क्या कहा जाता है जो हम यूज करते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसको डिफाइन किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। तो यहाँ पे जो है आपको बतानी है कि हार्डवेयर की कौन सी एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे तो स्कैनर जो है हार्डवेयर होता है, प्रिंटर जो है एक हार्डवेयर होता है, मॉनिटर जो है वो भी एक हार्डवेयर होता है। बट इंटरप्रेटर की बात करेंगे जो हार्डवेयर नहीं रहता, जो सॉफ्टवेयर रहता है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है एक ट्रांसलेटर रहता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ लैपटॉप इज। तो डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस जो लैपटॉप का रहता है वो रहता है टच पैड, जिसपे आप जो है फिंगर की मूवमेंट कर जो है वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन फास्ट फूड। देखिए ये यहाँ पे प्रोफेशनल कीबोर्ड की बात की गई है, जो कि रेस्टोरेंट्स में या बड़े बड़े मॉल्स में या ऑफिस या शॉप्स में यूज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। उस तरह के कीबोर्ड जो है उसको कंसेप्ट कीबोर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। उस तरह के इस तरह के कीबोर्ड जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ से जो है फॉल्स स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बताया तो यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन। तो डिलीटेड फाइल्स जो है वो आप रिसाइकल बिन से जो है उसको रिकवर कर सकते हैं, यानी कि पा भी सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि रिसाइकल बिन से कोई भी हम डिलीटेड आइटम को जो है उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, यू कैन रिस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ यू एवर नीड। ऑब्वियसली जब तक आप रिसाइकल बिन से किसी पर्टिकुलर आइटम को फिर से डिलीट नहीं करते, तब तक जो है आप रिसाइकल बिन से किसी भी डिलीटेड आइटम को जो है रिकवर कर सकते हैं। उसी के साथ में ऑप्शन सी की अगर बात की जाए,
यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिसाइकल बिन में भी जाकर कहीं ना कहीं फाइल्स जो है वो अपने स्टोरेज जो है वो यहाँ पे रख देती हैं। स्टोरेज चाहिए होती है उनको फाइल्स को रखने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फ्री साइज को जो है डिस्क के बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा एज पर द स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। ऑप्शन डी की बात करेंगे, यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लीन इट एट वंस। ऑब्वियसली जब भी आपको रिसाइकल बिन को क्लीन करना हो, राइट क्लिक कर जो है हम उसको क्लीन करते हैं। तो ऑब्वियसली जो है ऑप्शन डी जो है वो भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग। तो जब भी हमारे सिस्टम में टाइम एंड डेट जो है वो रॉन्ग रहती है तो हम उसको कैसे रीसेट करते हैं? हम उसको थ्रू जो है कंट्रोल पैनल में जाके रीसेट करते हैं। कंट्रोल पैनल में जाइएगा, वहां पे डेट टाइम जो है वो यहाँ पे ऑप्शन रहता है, उससे आप ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाय। तो www को जो है W3C कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन माफ कीजिए बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियो बटन। तो यहाँ पे जो है रेडियो बटन का फंक्शन पूछा गया। तो रेडियो बटन कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रेडियो बटन वो होता है कि जो दोनों में से कभी एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट किया जाए। जैसे कि आप कभी जेकेएसएसबी का फॉर्म फिल करने जाते हैं और वहां पे लिखा जाता है कि आपका जेंडर पूछा जाता है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। तो आप ऑब्वियसली जब मेल पे क्लिक करते हैं तो आप फीमेल पे नहीं कर सकते, अगर फीमेल पे करेंगे मेल पे नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली कि वन टाइम जो सिलेक्शन होती है वो रेडियो बटन से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड। तो बैंकर्स एल्गोरिथम कहाँ यूज की गई है? शेड्यूलर से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। बैंकर्स एल्गोरिथम जो होती है वो प्रिवेंट करती है डेडलॉक को। अब डेडलॉक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपका फोन हैंग होता है, आपका कंप्यूटर हैंग होता है, तो हम अपनी देशी भाषा में बोलते हैं उसको हैंग हो गया भैया, हैंग हो गया हमारा सिस्टम। और डेडलॉक कंडीशन होती है जब हमारी जो शेड्यूल्स या फिर हमारे प्रोसेस होते हैं जो सिस्टम के, वो सीपीयू कोई एलोकेशन जब उनको चाहिए होती है और वो एलोकेट नहीं कर पाते क्योंकि आगे कोई और जो है प्रोसेस उसको यूज कर रहा होता है, उस कंडीशन को जो है डेडलॉक कहा जाता है। तो आप एक किस्म से ये भी ले सकते हैं कि जिस तरह से आपका सिस्टम हैंग रहता है तो उसको भी जो है आप कंप्यूटर लैंग्वेज में डेडलॉक कह सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि अब जनरल इंग्लिश से रहेगा, क्योंकि कुल मिला के 20 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के हो चुके हैं। तो जनरल इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, माई फादर हैज डैश 1000 रुपी नोट। तो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, माई फादर हैज अ 1000 रुपी नोट ऑन हिज एलिमिजा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, ही इज डैश बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज रहेगा, जो कि एक आर्टिकल से ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, ये यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको, जहाँ पे आपको हर एक स्टेटमेंट को जो है चेक करना होता है, इसमें आपको ग्रामर के सभी रूल्स अप्लाई करने होते हैं, देखना होता है कि क्या ग्रामेटिकल परफेक्ट है या नहीं है। जिस तरह से सबसे पहले ही मुझे देखने को लग रहा है कि अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर, यहाँ पे आर्टिकल की वायलेशन की गई है, गलत है आर्टिकल। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर आता है। अगर आपको आर्टिकल्स का थोड़ा सा परेशानी है, आप मेरा आर्टिकल का लेक्चर देख सकते हैं, अपलोड है ऑलरेडी। तो द फर्स्ट यूरोपियन सेलर आना था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। आगे हु केम टू इंडिया सही है, द वास्को डी गामा, ये भी जो है ग्रामेटिकल परफेक्ट है। फोर्थ की बात करेंगे, आई हैड अ सैंडविच एंड एन एप्पल आना था। यहाँ पे फिर से आर्टिकल की जो है वायलेशन की गई है, एन एप्पल जो है वो करेक्ट आंसर रहना था यहाँ पे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात की जाए तो सी स्टेटमेंट जो है ऑप्शन की जो है वो गलत रहेगी। तो ऑप्शन सी में जो है वो यहाँ पे गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे, फिलअप्स करना है यहाँ पे आपको। देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको आइटम्स यूज करना हो, पंक्चुएशन यूज करनी हो, या फिर आपको जो है आर्टिकल्स यूज करने हो, या फिर आपको प्रोनाउंस ढूंढने हो, तो आप जो है अगर आपको नहीं आती ये चीजें तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हैं, आप पर्टिकुलर चारों के चारों ऑप्शन अप्लाई करें और उसके बाद सेंस देखें कि सेंस बन रही है या नहीं। अगर सेंस बन रही है तो अप्लाई करिए, 90% जो आपके तुक्के चलेंगे। इट्स माय एक्सपीरियंस, इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, डैश शैल आई अलो यू टू गो देयर। तो डैश आई शैल अलो, व्हाट आई शैल अलो, देखिए व्हाट शैल जो है सेंस नहीं बनेगी। विच शैल आई अलो, तो ये भी नहीं बनेगा। वाई शैल आई अलो यू टू गो देयर, देखिए यहाँ पे सेंस बन रही है कि मैं तुम्हें क्यों अलो करूँ वहां जाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। होम शैल आई अलो तो नहीं रहेगा क्योंकि आगे सिंगुलर फॉर्म है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, यू डैश अटेंड द क्लास डैश नेक्स्ट ट्यूसडे, यू विल अटेंड द क्लास फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूसडे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि सिंस जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, टू जो है वो करंटली किसी सिचुएशन पे यूज किया जाएगा, और फ्रॉम जो है वो आप एग्जैक्टली अगर बात की जाए शेल के साथ पीछे जो है फ्रॉम आगे यूज नहीं कर पाएंगे। आगे बात करेंगे, देखिए शेल के साथ फ्रॉम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो है नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो प्रोनाउंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो सामने सामने दिख रहा है योरसेल्फ जो है यहाँ पे प्रोनाउन रहेगा स्टेटमेंट में। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इफ ही डैश एन इंजीनियर ही वुड हैव चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वर लगेगा, देखिए वाज और वर जो है, अब अभी सभी सोच रहे होंगे कि सर ने टेंसेस पर आए थे, टेंसेस में बताया था ही शीट के साथ वाज लगाना है।
बट यहाँ पे वर्ड क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन मार्क जो है डेफिनेटली आपकी तरफ से रहेगा। तो यहाँ पे वर्ड क्यों लगाया मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई पॉसिबल वाली चीज हो, पॉसिबिलिटी हो और पास्ट में हो, तो वहां पे जो है वर्ड का यूज किया जाता है। इस चीज को जो है आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही थी कि इफ ही वर एन इंजीनियर, अगर वो इंजीनियर होता तो स्ट्रक्चर जो है इंडिया का वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पास्ट पे बात की जा रही है और साथ में पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो जब भी पास्ट में पॉसिबिलिटी बताई जाए तो वहां पे जो है आपको वर्ड यूज करना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, माफ कीजिए 9 की, आइटम एंड फ्रेजेस, जिसे आप हिंदी में मुहावरे कहते हैं। तो इट्स योर कॉल का जो है मुहावरा क्या रहता है, वो रहता है इट्स योर डिसीजन। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है वो आइटम्स एंड फ्रेजेस से पूछा गया। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे जो है वो एन इंपॉर्टेंट डे का जो है मुहावरा रहता है। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सही रहेगा। सिनोनिम एंटोनियम में क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। एम्बिगियस, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एम्बिगियस पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, क्योंकि एम्बिगियस जो है वो काफी टाइम देखा गया है पेपर में, जेकेएसएसबी के पेपर में जो है ये पूछा गया है सिनोनिम एंटोनियम में। तो यहाँ पे जो है एम्बिगियस का ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। उसी तरह से 13-14 में एंटोनियम है, इस चीज को जो है पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, जम्बल्ड सेंटेंसेस पूछे गए। जम्बल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब आपको किसी सेंटेंसेस को जो है पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसको जो है आपको एक प्योरिटी जो लेवल में, या फिर आप कहें ग्रामेटिकल सेंस के लेवल में जो है एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाना होता है, उसको जम्बल सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिएगा आप। तो फिलहाल मैं जम्बल सेंटेंसेस पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैथ में मुझे काफी टाइम वेस्ट करना है यहाँ पे भी। और नरेशंस पे भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर किसी को फिर भी 2-4 क्वेश्चन में समझ नहीं आती लास्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रीपोजिशन में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 17, ही गोज डैश हिज फुट, ही गोज ऑन हिज फुट जो है करेक्ट आंसर रहेगा। बीवेयर ऑफ डॉग्स होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बीवेयर ऑफ डॉग्स होता है, ना कि बीवेयर टू डॉग्स होता है। आपने कई बार लोगों के घर के गेट के बाहर देखा होगा, लिखा होता है बीवेयर ऑफ गॉड्स, तो डॉग्स। तो इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा, हमेशा बीवेयर ऑफ डॉग्स लगता है, ना कि बीवेयर फ्रॉम डॉग्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 में एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं, तो इस चीज को भी जो है पढ़ लीजिएगा। 20 भी जो है एक्टिव पैसिव है। तो अब आते हैं अपनी मेन सेक्शन, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके लिए जो है हर मॉक टेस्ट के बाद में वीडियो बनाता हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसपे काफी ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो घबरा जाते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा डीपली, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सो दैट 2718k6 इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कैसे सॉल्व करना था देखिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है अप्लाई करें k पे, किस ऑप्शन की वैल्यू जो है k पे डालें, ताकि ये जो टर्म है ये डिवाइड हो जाए 9 से। तो सबसे पहला डर कैंडिडेट का क्या रहता है कि भैया अगर मैं इसमें से ढूंढ भी लूंगा तो इतने बड़े को डिवाइड कैसे करूंगा, सबसे पहला। और ये रियलिटी है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में भी यही चीज आती है, इतनी बड़ी टर्म को मैं डिवाइड कैसे करूंगा। तो देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि डिवाइड हो जाए 9 से इन टर्म्स ऑफ, यानी कि इस टर्म के ऊपर जो है अप्लाई करनी है, और 9 की वैल्यू के बाद जो है डिविजिबल होना चाहिए। चारों के चारों ऑप्शन में मैंने आपको बताया है। चार देखिए, मैं तो डायरेक्टली कर सकता था, बट मैंने चारों ऑप्शन आपको इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमें क्या करना है, ये 4 वैल्यूज दे रखी है ऑप्शन में 2, 3, 8, 9। हमें ये वैल्यूज पुट करनी है k की जगह में, ये जो टर्म बन जाएगी, और उसको डिवाइड करना है 9 से। जब डिवाइड हो जाती है तो वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कैसे करना है। 9 3 जा 27 होता है, 9 2 जा 18 होता है, और 9 3 जा 27 होता है, ना कि 26 होता है, यानी कि जे नहीं डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड की बात करते हैं, 3 डालते हैं। 3 डालने में टर्म बन जाएगी 271836, k की जगह 3 लिखना है, याद करिएगा इस चीज को। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, और 9 4 जा 36। अब इस चीज को जो है फर्दर डिवाइड कर लीजिएगा, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरह से जब आप कोई भी चीज डिविजिबल हो जाए तो उस चीज को जो है आप कर सकते हैं। 2-2 पे पेयर बना लीजिए उसका। तो यहाँ पे जो डिविजिबल है, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट रहेगा, 3। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन भी करेक्ट रहते हैं या नहीं रहते हैं। 8 2 7 1 8 8 6, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, और 9 10 जा 90 होता है, ना कि 86 होता है। तो यहाँ पे भी गलती नहीं होगा डिवाइड। आगे बात करेंगे, 9 पुट करते हैं, तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, और 9 10 या 90 होता है, 9 11 जो है वो 99 होता है, ना कि 96 होता है। तो यहाँ पे जे टर्म भी जो है डिवाइड नहीं होगी। देखिए शॉर्टकट ट्रिक है, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है, मुझे पता है कैंडिडेट्स कहते हैं 9 1 जा 9, तो इसको ऐसे ऐसे काटो। देखिए हमें डिविजिबल करवाना है, ना कि हमें जो है उसकी एग्जैक्टली पूरी लास्ट तक जाना है। हमें बस देखना है कि वो डिवाइड होती है जो टर्म नहीं होती है। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो 3 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, एलसीएम पूछा गया है यहाँ पे 0.25, 0.5 और 0.3 का। देखिए एलसीएम क्या रहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल रहता है, यानी इन तीनों का जो है सबसे पहले नंबर जो है मल्टीपल कौन सा, जिन पे तीनों जो है मल्टीपल हो जाए, डिवाइड बराबर हो जाए। देखिए
कोई ऐसी टर्म ढूंढनी होती है जो तीनों को जो है डिवाइड कर ले। तो चलते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए दो तरह के पैटर्न मेरे को आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। एक तो मैं इस तरह से करता हूँ, इस पे क्या रहता है, मुझे पता है कि कोई ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसको मेरे को इन तीनों पे जो है डिविजिबल होनी चाहिए। तो 0.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.25 को 2 से करूंगा 0.5 बनेगा। 0.5 से हो जाएगा बट 0.3 से नहीं होगा क्योंकि 0.3 इंटू 2 जो होता है वो 0.6 होता है। उसी के साथ में अगर मैं इसको 3 से करता हूँ तो 75 बनेगा जो कि 0.5 से नहीं होगा, 0.3 से नहीं होगा। तो 0.25 इंटू 6 करूंगा तो 1.5 बनेगा, 0.5 इंटू 3 करूंगा तो 1.5 बनेगा, 0.3 इंटू 5 करूंगा तो 1.5 बनेगा। यानी 1.5 एक ऐसी टर्म है जो इन तीनों का सबसे लीस्ट मल्टीपल यानी कि सबसे पहले जो है वो मल्टीपल बनता है। तो 1.5 जो है इसका एलसीएम बनेगा। दूसरा पैटर्न क्या रहता है हमारे स्कूल वाला, 0.5 करिए जिसको आगे मल्टीपल्स करिए, इसके कितने निकलते हैं 0.5, 0.25, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5। उस तरह से 0.5 के निकालिए, उस तरह से 0.3 के निकालिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉमन कौन सा बन रहा है 1.5। तो 1.5 जो है आपका एलसीएम है। तो इस तरह का पैटर्न मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा एग्जाम्स के लिए क्योंकि टाइम वेस्ट कंज्यूमिंग पैटर्न रहता है। इस तरह के पैटर्न पे ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है और काफी जल्दी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात की जाए तो 1.5 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए और अ नंबर 1/6 ऑफ विच एक्सीड इट्स 1/9 बाई 100, यानी कि इसमें देखिए क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था एक नंबर है जो 1/6 है वो एक्सीड करता है 1/9 100 के साथ। तो देखिए अब 100 के साथ 1/9 कैसे एक्सीड करेगा, इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई नंबर है जिसको हम x मान लेते हैं। हमने बताया था कि नंबर 1/6 जो है वो एक्सीड करता है 1/9 प्लस 100। तो यहाँ पे जो टर्म बन गई है कुछ नहीं करना है, 1/6x माइनस 1/9x, 1/9 को यहाँ ही लाइए, माइनस का बन जाएगा, वहां प्लस की टर्म थी। हम इसको 1/6 माइनस 1/9 करके x को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 100 बन जाएगा, इक्वल टू 100 बचेगा। तो 9 1 9, 6 1 6, 9 में से 6 के 3 बचे, 3/54, 3 1 3, 3 1 3, 18 3 54। तो 1/18 इज इक्वल टू 100 बनेगा। तो x की वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 1800। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे। यहाँ पे ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। कोई एक ए बंदा है जिसकी सैलरी जो है वो 50% ज्यादा है बी से। तो बताइए बी की सैलरी जो है कितने परसेंट कम होगी ए से। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, भैया ए की तो 50% बी से ज्यादा है तो बी की जो है वो 50% ए से कम होगी। देखिए ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर पढ़ा जा रहा है कि ए की सैलरी जो है 50% बी से ज्यादा है तो बी की 50% ए से कम होगी ऑब्वियसली। बट ये नहीं है करेक्ट आंसर, जो इस तरह का जो है नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ए की डबल है बी से, बी की जो है वो 50% थोड़ी ना है। अब देखिए कैसे नहीं है, यहाँ पे मैं आंसर में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लेट हम एज्यूम कर लेते हैं बी की सैलरी जो है वो 100 रुपीज है। अब ए की सैलरी जो है वो 50% ज्यादा बी से एज पर द क्वेश्चन। तो बी की क्या बन जाएगी, ए की सैलरी क्या बन जाएगी 150 बन जाएगी, क्योंकि 100 का 50% 50 होता है और 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। अब बी की सैलरी जो है वो 100 से 150 से माइनस 100 करेंगे तो यानी 50 रुपीज लेस है, क्योंकि ए की सैलरी जो है वो 150 हो चुकी है, बी की हमने एज्यूम की थी 100। तो 150 से 100 निकालिए 50 बचता है, यानी कि ए की बी की सैलरी जो है वो 50 रुपए कम है ए से। अब देखिए परसेंटेज निकालनी है बी की सैलरी की, तो 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पे 53 जब 150 होता है, 52 जब 100 होता है, 50 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 3। तो 100 को डिवाइड करिए 3 से जो कि बनता है 33.33%। और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का वो रहेगा ऑप्शन ए 33.33%। तो देख लीजिएगा कभी भी ऐसा मत करिए, क्योंकि ए की सैलरी बी से डबल है ना कि बी की सैलरी ए से आधी है। इस चीज का जो है जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 100। 50 नंबर हैं कोई, उसकी एवरेज जो है वो 100 है। इफ टू नंबर्स नेमली 25 एंड 75, दो नंबर जो कि 25 और 75 हैं, अगर उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, निकाल देते हैं, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज। तो सबसे पहली बात, टोटल नंबर्स हमारे पास जो स्टार्टिंग में थे वो थे 50, जिसकी एवरेज थी 100, यानी कि टोटल नंबर का जो है सम बन जाएगा वो बन जाएगा 50 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 5000 रुपीज। यहाँ पे दे रखा है। दो नंबर बाहर हुए हैं 25 और 75, जिसका सम बनता है 100, यानी कि अब जो रिमेनिंग हमारे पास नंबर्स बच चुके हैं वो बच चुके हैं 48। पहले से 50, क्योंकि दो नंबर बाहर हो गए तो 48 बचेंगे। और टोटल सम कितना बाहर हुआ 100। तो 45,000 से 100 बाहर करेंगे, 4900 जो है वो आपका रिमेनिंग सम बच जाएगा।
अब एवरेज निकालिए, 4900 को डिवाइड करिए 48 से, क्योंकि दो टर्म्स निकल चुकी हैं, 48 टर्म्स बची हैं हमारे पास, तो इसका करेक्ट जो बनता है वो बनता है 102.08 विच इज नियरली बाय 100, क्योंकि एज पर द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन चार ऑप्शन दिए थे 100, 200, 300, 400, तो नियर बाय कौन सा है 100 है, तो 100 जो है वो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। नोइंग दैट वहीनीज एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 3 days इज ₹100, 125, 85। तो यहाँ पे देखिए वहीनी के 3 दिन का एक्सपेंडिचर जो है आपको दिया है 100, 125 और 85, और फोर्थ डे का एक्सपेंडिचर जो है वो आपको निकालना है। हालांकि एक्सपेंडिचर फोर्थ डे 4 दिनों के एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 90 दिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 3 दिनों का सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर दे रखा है, और टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर 4 दिनों का 90 दे रखा है। बताइए फोर्थ डे का एक्सपेंडिचर क्या है, देखिए कैसे निकलेगा। वहीनी का एक्सपेंडिचर जो है वो 90 रुपीज है 4 दिनों का, एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। और 3 दिन का एक्सपेंडिचर क्या है 125, 100 और 85, इसको प्लस कर लीजिए 310 रुपए बन गए। और यहाँ पे जो है अब देखिए 4 दिन वहीनी ने काम किया है, एवरेज जो है वो 90 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 90 को, तो टोटल जो है एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। 90 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 बचेगा, और 360 से 3 दिन का एक्सपेंडिचर 310 निकला हुआ हमने निकाला यहाँ पे टोटल करके, तो 360 से 310 निकलेंगे, 50 आंसर बच जाएगा, जो कि महीने का फोर्थ डे का एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। जोगेश भगत गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन वन ट्रेड एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 20% इन द सेकंड। देखिए इससे पहले के मॉक टेस्ट में भी जो इस तरह के क्वेश्चन डाले थे मैंने, और आपको बताया था कि जब भी किसी बंदे को सेम परसेंट प्रॉफिट होता है और सेम परसेंट लॉस होता है किसी पर्टिकुलर आइटम पे, तो उसको जो है कैसे सॉल्व करना है। उसको जो होता है उसके लॉस परसेंट को जो है वो लॉस को जो है वो उसको लॉस जो प्रॉफिट वैल्यू रहती है उसकी जो सेम रहती है, लॉस की वैल्यू सेम रहती है, प्रॉफिट वैल्यू भी सेम रहती है, उसको जो है स्केयर करके डिवाइड करना होता है 100 से, और वो आपका करेक्ट आंसर निकल जाता है उसका प्रॉफिट लॉस का। तो जैसे यहाँ पे निकाला हुआ देखिएगा 20% लॉस और बेनिफिट हुआ है, तो ए का स्केयर डिवाइडेड बाय 100 फॉर्मूला रहता है, याद रखिएगा। 20 का स्केयर डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 100, तो 400 को डिवाइड करिए 100 से, 4% बचता है, तो 4% जो है इसका प्रॉफिट या फिर लॉस रहता है पूरे इंटायर ट्रेडिंग में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। शिवाली वांट्स टू गेट गेन 15% प्रॉफिट ऑन हर शुगर। तो शिवाली कोई लड़की है जिसको 15% मुनाफा चाहिए अपनी शुगर की सेल में, यानी कि चीनी बेचने में। उसने क्या किया है, उसने 120 केजी चीनी खरीदी है 24 रुपए के हिसाब से, 24 रुपए केजी, और 180 रुपये चीनी खरीदी, 180 किलो चीनी खरीदी है 28 रुपए के हिसाब से। तो भैया सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों चीनियों के रेट्स को मिलाइए, पहले इनको रेट्स को मिलाइए, और उसके बाद देखते हैं कैसे गेन प्रॉफिट निकलता है। पूरा का पूरा यहाँ पे बताऊंगा कैसे निकलेगा, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो जो है किस हिसाब से शुगर को सेल करे मिक्स करके, ताकि जो है उसको 15% प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ देखिएगा शिवाली जो है कॉस्ट प्राइस की अगर बात की जाए तो 120 रुपए, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। आप लोगों को पता है कॉस्ट प्राइस में जिसमें आइटम खरीदी होती है, सेलिंग जिसमें बेची होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, 120 केजी चीनी ली थी उसने 24 रुपए के हिसाब से एज पर क्वेश्चन, और 180 केजी चीनी ली थी उसने 28 रुपए के हिसाब से। तो अगर अमाउंट बनाते हैं दोनों का तो जे अमाउंट बनेगा, इन दोनों को कॉस्ट प्राइस को टोटल करिए तो बन जाएगा 7920। अब देखिए हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो फॉर्मूला सबको याद है 100 प्लस गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। तो यहाँ पे 100 प्लस कितने परसेंट प्रॉफिट बोला है 15%, यानी 115 बन जाएगा। 115 और नीचे जो है 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा है 7920, तो यहाँ पे 115 को डिवाइड करिए 100 से, तो यहाँ बन जाएगा 1.15, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 7920 से, वो आंसर आपका निकल जाएगा 9108, जो कि करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, रेशियो एंड प्रोपोगेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इज, तो यहाँ पे जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, 20 इंटू 15, 20 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइड करिए, रेशियो निकालिए इसकी, और करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 बाई 15 है, 20 डिवाइडेड बाई 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 बाई 3 जो है अब डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड करेंगे पॉइंटिंग वैल्यू आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4:3। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी 4:3। रेशियो एंड प्रोपोगेशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। अगला है टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो एक बंदा है जो कि कुछ काम करता है 4 दिनों में, बट विद द हेल्प ऑफ हिज डॉटर ही कैन डू इट इन 3 days। बट जब वो अपनी बेटी की मदद लेता है तो वो 3 दिनों में जो है उस काम को कर लेता है। तो बताइए उसकी बेटी जो है अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो है मैन का वर्क जो है वो 4 दिन उसने काम किया। एक दिन का अगर आप मैन का वर्क देखेंगे 1/4 लगेगा, यानी 1/4। और अगर टोटल वर्क देखते हैं 3 दिनों में, 3 दिनों में मतलब पिता और बेटी दोनों का काम मिला के जो है वो 3 दिन में काम खत्म होता है। तो 3 दिन का अगर टोटल वर्क देखेंगे दोनों का तो वो बनेगा 3 days का। और एक दिन अगर देखते हैं दोनों का कि
एक दिन में कितना दोनों बेटा और बाप, सॉरी माफ कीजिए, बेटी और बाप काम करेंगे, तो वो बनता है 1/3। तो लेट द वर्क ऑफ हिज डॉटर बी 1/x। हम एज्यूम कर लेते हैं उसकी बेटी का जो है एक दिन का काम वो है 1/x, क्योंकि बेटी का हमें काम यहाँ पे दिया नहीं गया। तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी हमारी, टोटल काम जो है वो 4 दिनों में उसके बाप, मतलब कि अकेले उसके बाप ने 4 दिनों में किया, 1/4 प्लस 1/x जब उसकी डॉटर के साथ वो काम करता है तो वो बन जाता है 3 दिनों में काम, यानी 1/3 बन जाएगी इक्वेशन। तो 1/x को यहाँ रखिए, 1/3 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 1/12। तो यानी कि x इज इक्वल टू 12, यानी कि उसकी बेटी जो है वो 12 दिनों में काम करेगी। 12 दिन अगर काम करती है अकेले तो वो उस काम को खत्म कर लेगी। उसी के साथ में आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज से दिया गया था आपको, और क्वेश्चन था 53, 53, 40, 40, 27, 27। तो सामने सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो गैप है वो -13 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बनाया मैंने गैप, पहले 2 नंबर सेम्स हैं, फिर 2 नंबर सेम्स है, फिर 2 नंबर सेम्स है, बट गैप जो है दो सेट के बाद नंबर्स का वो -13 का आ रहा है। अगर आप आगे से पीछे देखते हैं, अगर पीछे से आगे देखेंगे तो +13 दिखेगा। तो 27 से -13 कर देंगे तो 14 आंसर बचेगा। तो 14 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो बी पार्ट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है 48, 28, 20, 40, 32, 64। देखिए किस तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई गई थी। यहाँ पे जो है फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सेवंथ, उसी के बाद सेकंड के बाद फोर्थ, इस तरह की जो है टर्म्स ली गई थी। फर्स्ट से सेकंड में 6 का फर्क, सेकंड से थर्ड में 12 का फर्क, यानी 6 की एडिशन की गई थी। और सेकंड की अगर बात की जाए, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म 12, फिर 24, फिर 36, इस तरह से जो है 12-12 का गैप लिया गया था। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, हमें टर्म जो है देखनी थी 14 के बाद 20, यानी 6 डाले थे, 20 के बाद 6 डाले 12 डाले 32 हो गए। तो 12 में 6 और डालेंगे 18 बन जाएंगे। तो 32 18 जो होते हैं वो 50 होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो था वो ऑप्शन आंसर था 50, जो कि गलती से 56 हो गया, जिसका हमने आपको ग्रेस मार्क जो है वो दे दिया है। उसी के साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे इस तरह की सीरीज दी है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए डैश ए बी डैश बी डैश ए बी, तो इस तरह की जो है क्वेश्चन, इस तरह की सीरीज जो चल रही थी वो सीरीज चल रही थी ए बी ए बी। तो ए बी की जब आप सीरीज यहाँ पे चलाएंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे देखने चलने को चल जाएगी। ऑप्शन जिस तरह से यहाँ दिया गया था, ऑप्शन 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन डी था, ए बी ए, यानी ट्रिपल ए बी ए। तो अगर आप इसको अप्लाई करिए यहाँ पे ए बी ए, तो ए बी जो सीक्वेंस बन रही है, उसके बाद ए बी ए बी, तो पूरी की पूरी जो है ए बी की सीक्वेंस बन रही है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 क्वेश्चन जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया था। सिक्कम को जो है रिटर्न लिखा गया था THL, और ट्रेनिंग को आपने लिखना था कि ट्रेनिंग को कैसे लिखना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था आपको। देखिए सिक्कम जो है वो उसमें सीक्वेंस जो चल रही थी वो +-1 माइनस की +1 -1 की सीक्वेंस चल रही थी, क्योंकि एस के बाद टी आता है एक ऐड करने में, आई से एक कम करने में एच आता है, के से एक ऐड करने में एल आता है, और के से एक कम करने में जे आता है। इस तरह की सीक्वेंस चल रही थी। सेम सीक्वेंस आपने यहाँ अप्लाई करनी थी। टी में एक ऐड करने से यू आता है, आर में एक कम करने से क्यू आता है, ए में एक ऐड करने से बी आता है, और आई में एक कम करने से एच आता है। और इस तरह से जो है पूरी की पूरी सीक्वेंस चलनी थी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सीक्वेंस जो है वो +1 -1 +1 -1 पे चलनी थी। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यहाँ पे जो है जोसेफ को जो है सेम जो है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। जोसेफ इज कोडिंग एज FKOALD। तो इस तरह से भी जो है यहाँ पे सीक्वेंस देख लीजिए क्या बनी थी। इसमें सीक्वेंस जो है -4 की बनी थी। तो -4 की सीक्वेंस लगा के देखिएगा, जॉर्ज का भी जो है आपको यहाँ पे देखने का आंसर मिल जाएगा। उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। हेमा वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट। तो हेमा जो है उसने 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ वॉक किया है। तो हेमा की करंट पोजीशन ये देख लीजिए, ईस्ट की तरफ वॉक किया 1 किलोमीटर, और उसके बाद उसने क्या किया कि साउथ की तरफ जो है टर्न करके 5 किलोमीटर वॉक किया। साउथ की तरफ टर्न करके 5 किलोमीटर वॉक किया, और उसके बाद जो है उसने ईस्ट की तरफ टर्न किया और 2 किलोमीटर वॉक किया। यानी उसके बाद साउथ के बाद उसने ईस्ट की तरफ टर्न किया और 2 किलोमीटर वॉक किया। उसके बाद जो है उसने नॉर्थ की तरफ टर्न किया और 9 किलोमीटर वॉक किया। तो नॉर्थ की तरफ टर्न करके 9 किलोमीटर वॉक किया। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया जिस रूट से आई है उस रूट से बताइए क्या डिस्टेंस है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 1 17 किलोमीटर दूर है। बट देखा जाए यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है। तो यहाँ से यहाँ जाने का गैप आपको निकालना है कि कितना डिस्टेंस जो है इसके स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे। तो इसको कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए एक ट्राइंगल बनते हुए दिख रही होगी आपको, जो मैंने डॉट डॉट करके बनाई है यहाँ पे। तो इस तरह की ट्राइंगल जब आपको दिखती है तो आपको छोटी क्लासेस 9th क्लासेस की पाइथागोरस थ्योरम याद आती है। देखिए
डायरेक्शन सेंसेस में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि डायरेक्शन सेंसेस में यही पूछा जाएगा कि नॉर्थ गया था तो लेफ्ट साइड उसकी कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है डायरेक्शन एंड सेंस में पूछे जाते हैं। काफी अच्छा जो है यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है ये। तो इस तरह पे क्वेश्चन पे जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जाएगी। देखिए पूरा जो गैप है यहाँ पे जो वो है 5 + 1 6, तो यहाँ पे 6 का गैप है जो पूरा। और उसी के साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए माफ कीजिए यहाँ पे 2 + 1 का गैप है, यानी कि 3 का जो है इसका बेस रहेगा 3। और अगर परपेंडिकुलर अगर हाइट की बात की जाए तो 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर जो है इसने हाइट अटेम्प्ट की है, बट यहाँ से जो है इसके जो है ट्राइंगल बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो इसलिए 5 किलोमीटर का जो गैप था इसका वो हमें माइनस करना है, यानी 9 से 5 माइनस करेंगे 4 बच जाएगा। तो अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें पता नहीं है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है गैप। बेस स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर हो गया हमारा, बेस हो गया जे वाला, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर यानी जे वाला, जे कितना था 4 था हमारा, 9 से 5 निकाले 4, तो 9 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी और करेक्ट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा 5 किलोमीटर। उसी के साथ में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पे इफ $A यहाँ पे दिया गया है, $A मीन्स ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया है, $A मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B मल्टीप्लाई C मीन्स B इज ब्रदर सन ऑफ C। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे, डायरेक्टली चलता हूँ क्वेश्चन के आंसर में। देखिए यहाँ पे जो माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो जे आएगा। जो डॉलर का साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मल्टीप्लाई का साइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सन को। @ का साइन रिप्रेजेंट करता है वाइफ को, और हैश का साइन जो रिप्रेजेंट करता है सन को। तो एज पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा A इज ब्रदर ऑफ B, यानी कि A जो है वो B का भाई है। अब जिसने मैथमेटिक्स या फिर शॉर्टकट ट्रिक्स अगर किसी को बनाना आता है ब्लड रिलेशन, तो वो ऑब्वियसली ये डायग्राम समझ चुका होगा। A जो है वो B का भाई है, B जो है वो सन है C का, B जो है वो C का सन है। तो सन के लिए हम जो है हमेशा पेरेंट्स को ऊपर रखते हैं, तो ऊपर लिया जाता है, शॉर्टकट ट्रिक्स है ये, आप देख लीजिएगा, महिंद्रा की बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद यहाँ पे दिया गया है C इज द वाइफ ऑफ D, तो C जो है वो D की वाइफ है, इस तरह से डबल एरो दिया जाता है। तो अब पूछा गया यहाँ पे, बताइए कि A इज द सन ऑफ D, A जो है वो D का सन है, इसका बेटा है A। वो बताइए कि जो C है वो A से क्या रिलेट करेगी। ऑब्वियसली कि जो C है वो वाइफ है D की, और A अगर A D का बेटा है तो ऑब्वियसली C का भी जो है वो बेटा रहेगा, तो यानी C जो है वो मदर रहेगी A की। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो D ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, देयर आर सम वुडन प्लेट्स, कुछ वुडन प्लेट्स हैं, लकड़ियों की प्लेट हैं। फर्स्ट प्लेट में 9 खड्डे हैं, 9 होल्स हैं। सेकंड प्लेट की बात की जाए तो 21 होल्स हैं। थर्ड में 21 होल्स हैं। फोर्थ में 45 होल्स हैं। तो बताइए फिफ्थ प्लेट में कितने होल्स होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करें देखिए यहाँ पे। वुडन प्लेट्स हैं, फर्स्ट में 9 है, सेकंड में 21 है, थर्ड में 33 है, फोर्थ में 45 है, और फिफ्थ में कितने हैं। फिफ्थ में देखिए हर प्लेट में जो है 12 का गैप दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो फिफ्थ में जो है वो फोर्थ वाले से 12 ऐड कर लीजिए और आंसर निकल जाएगा। फोर्थ में 45 से 45 + 12 इज इक्वल टू 57, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, टू ऑटो बिगन्स इन द मीन टाइम फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूव्स अलोंग टू स्ट्रीट्स। दो ऑटो जो है सेम टाइम पे निकल रहे हैं और दो स्ट्रीट्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं अलोंग एजेस टू वन अनदर। देयर रेट्स आर 36 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले ऑटो की जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और सेकंड ऑटो की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए 15 सेकंड बाद जो है द कंट्रास्ट बिटवीन देम विल बी, उनका कंट्रास्ट जो है इन दोनों का बीच का वो क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले किलोमीटर में दिया, इसको जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, फॉर्मूला पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो 18 माफ कीजिए मीटर से किलोमीटर पे जाना हो तो 18/5 से करते हैं, और जब किलोमीटर से मीटर पे आना हो 5/18 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलरेडी ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ऑटो कितना किया था, 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में जो है इसकी स्पीड निकल जाएगी। तो 180 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 10। तो 10 सेकंड जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑटो की जो है स्पीड रहेगी। उसी के साथ में बात करेंगे सेकंड की, माफ कीजिए 10 मीटर पर सेकंड जो है फर्स्ट ऑटो की स्पीड रहेगी। उसी के साथ में सेकंड की बात करेंगे, सेकंड की भी 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, तो 5/18 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड रहेगी। अब देखिए डिस्टेंस जो है फर्स्ट ऑटो ने 15 सेकंड में कितना कवर किया, क्योंकि 15 सेकंड के बाद का कॉन्ट्रास्ट बताना है हमें। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 10 × 15, क्योंकि
मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड फर्स्ट ऑटो की स्पीड है। तो जब 15 सेकंड की बात करेंगे तो 10 पर 15 करेंगे, यानी 150 मीटर जो है वो 15 सेकंड में कवर करेगा। उसी के साथ में सेकंड ऑटो की अगर बात करें, सेकंड ऑटो जो है वो आपका 13.33 में कवर कर रहा है, 13.33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है जो यहाँ पे निकाला है। तो 15 सेकंड के बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 सेकंड के बाद जो है 200 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड रहेगी 15 सेकंड की। अब निकालिए डिस्टेंस बिटवीन देम, कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट करिए दोनों का, 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर जो कि आपकी नई वैल्यू निकली है 15 सेकंड की। तो जो बन जाएगा 2250 और 40,000, जिसको दोनों को सम करने पे बनता है 62,500, और 62,500 का स्क्वायर रूट अगर देखा जाए तो 250 बनता है, जो कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है स्टेटमेंट से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट दी गई है, मोस्ट सेलिब्रिटीज लाइक अमर आर लायर्स। तो मोस्ट सेलिब्रिटीज लाइक अमर आर लायर्स जो है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। आपको चार ऑप्शन से जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर ढूंढना है, हालांकि यहाँ पे जो है कंक्लूजन नहीं दिए गए हैं। तो अमर इज अ सेलिब्रिटी जो है सबसे पहले ऑब्वियस है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, क्योंकि मोस्ट सेलिब्रिटीज लाइक अमर आर लायर्स, तो मतलब अमर भी एक सेलिब्रिटी है और ये झूठा है, तो अमर जो है वो सेलिब्रिटी भी है, पहली स्टेटमेंट ट्रू करती है। सेकंड आती है दोज हु डोंट टेल लाइज आर नॉट सेलिब्रिटीज, जो है ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल नहीं करती है, कंक्लूजन जो है फॉल नहीं कर रहा है स्टेटमेंट में। यहाँ पे पूछा गया, बताया गया है कि वो जो झूठ नहीं बोलते वो सेलिब्रिटी नहीं होते, ऐसा भी जो है स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। थर्ड की बात करें, सम सेलिब्रिटी डू नॉट टेल लाइज, कुछ सेलिब्रिटी है जो झूठ नहीं बोलते, ऐसा भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, यू कैन ओनली बिकम अ सेलिब्रिटी बाय टेलिंग लाइज, यानी कि तुम जो है सेलिब्रिटी बन सकते हो सिर्फ झूठ मारकर, तो ऐसा भी जो है स्टेटमेंट में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो ए पार्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। और नीचे जो लिंक्स दे रखे हैं, हालांकि इस पीडीएफ को जो लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो लिंक्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स के, यहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। हालांकि नेक्स्ट वीक की जो मॉक टेस्ट और स्किल टेस्ट रहेंगे वो मेरे फ्रेंड है जो वो कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा 3 दिन का ट्रिप है जो कुल्लू मनाली का है। और तो फिलहाल इस वीक तो जो है मैं आपके साथ नहीं हो पाऊंगा इस मॉक टेस्ट और स्किल टेस्ट में, बट डेफिनेटली गाइडलाइंस जिसमें मेरी तरफ से दे सकूंगा मैं वहां से देता रहूंगा आपको। तो कुछ कंफ्यूजन रहती है आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में या फिर इंस्टाग्राम में, और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।